9 मार्च 1993 कश्मीर की जमीन पर एक नई पॉलिटिकल पार्टी का गठन हुआ, जिन्हें ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका एक ही लक्ष्य था, कश्मीर को भारत से आजादी। पार्टी के लीडर बने मीरवाइज उमर फारूक, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। उमर फारूक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया और कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ दिल्ली तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर और भारत की सरकार कश्मीर की मासूम आवाम को धोखा दे सकती है, हमें धोखा नहीं दे सकती। शेख अब्दुल्ला चले गए और अब्दुल्ला के साथ आजाद कश्मीर की कोशिश भी दम तोड़ चुकी है। आज के दौर में सामने दिखाई देने वाली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके लीडर फारूक अब्दुल्ला गद्दार है। वो भारत के साथ मिलकर बस अपनी मिल्कियत को जीना चाहते हैं। उन्हें कश्मीर से कोई मतलब नहीं। हम ऐलान करते हैं कि कश्मीर ना तो हिंदुस्तान का है, ना ही पाकिस्तान का। हमें एक आजाद कश्मीर चाहिए। जब ये बात जम्मू कश्मीर की उस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला के कानों तक पहुंची, तो फारूक अब्दुल्ला घबरा गए और उन्हें लगा कि भारत से अब उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने एक रैली ऑर्गेनाइज की और हुर्रियत पार्टी को जवाब दिया। मीरवाइज उमर फारूक और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कश्मीर की शांति से कोई लेना देना नहीं है। ये गद्दार हैं और पाकिस्तानी आईएसआई के आतंकी हैं। आवाम से मेरी गुजारिश है कि इनकी बातों में ना आए। ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भड़काने और उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो दौर था जब कश्मीर की जमीन में आतंकवाद धीरे धीरे पनप रहा था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नाम की ये नई पार्टी लगातार इलेक्शन बाइकॉट के साथ साथ भारत के सभी कानून को मानने से भी इनकार कर रही थी। कश्मीर में राजनीति बदल रही थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं था। 6 अक्टूबर 1993 में पाकिस्तान में एक बार फिर जनरल इलेक्शन हुए, जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक दूसरे के आमने सामने थे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को मेजॉरिटी सीट मिली और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की 13वीं प्रधानमंत्री बन गई। भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपनी राजनीति और अर्थव्यवस्था संभालते 93 से 94 के दौर में पहुंच गए। यहाँ बेनजीर भुट्टो के तेवर कश्मीर को लेकर बदलने लगे थे। वो कश्मीर को लेकर सख्त रवैया अपना रही थी। इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरदार आसफ अली ने ताशकंद मीडिया के सामने एक बयान दिया। मिस्टर अली, आप इस वक्त भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को किस नजर से देखते हैं? हमारा मानना है कि साउथ एशिया में चौथा बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है, जो वर्ल्ड वॉर जितना खतरनाक होगा, और इस बार न्यूक्लियर वेपन्स भी शामिल होंगे। इस इंटरव्यू को भारत में बैठे पीवी नरसिम्हा राव और पाकिस्तान में बैठी बेनजीर भुट्टो दोनों सुन रहे थे। नरसिम्हा राव ने बेनजीर भुट्टो को 26 जनवरी के दिन भारत आने का निमंत्रण दिया। बेनजीर भुट्टो ने इसके जवाब में एक ऑफिशियल लेटर लिखा। कश्मीर का आधा तबका खुद को भारत से आजाद करवाना चाहता है और आप बार बार भारत बुलाकर हमसे कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं। हम दिल्ली जाकर कश्मीरियों को कोई गलत सिग्नल नहीं देना चाहते, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच ये बेकार सी बातचीत का कोई मतलब नहीं है। अब तो ह्यूमन राइट्स की जंग जेनेवा में ही लड़ी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना काफी है, आगे अप्रैल में मुलाकात होगी। बेनजीर भुट्टो के ऑफिशियल लेटर को पढ़ते ही प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव परेशान हो गए। प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान एम्बेसी से ऑफिसर लांबा और विजय डोगरा दोनों को दिल्ली बुलाया। दिल्ली में उन सब के बीच पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर एक लंबी बातचीत हुई। हुर्रियत पार्टी अपनी तरफ से पाकिस्तान में मिलने या आजाद कश्मीर की बात कर रही है और बेनजीर भुट्टो के तेवर भी कुछ ठीक नहीं है। आप दोनों एक लंबा अरसा पाकिस्तान में रह चुके हैं। बताइए, इस समस्या का क्या हल हो सकता है? सर, पाकिस्तान में इस वक्त हिंदू और भारत विरोधी बातें ही चल रही हैं और ऐसे में मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान पर प्रपोजल भेजना चाहिए। कैसा प्रपोजल? हम पाकिस्तान को एक नॉन पेपर एग्रीमेंट भेजते हैं, जिसके जरिए हम 6 खास मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान से किसी बड़े लीडर को भारत आमंत्रित करेंगे, जिसमें सियाचिन, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंट कमिश्नर और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट पर बातचीत की कोशिश की जाएगी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट का आपका क्या मतलब है? सर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने
ताशकंद में न्यूक्लियर वेपन्स की बात की है। ये खुलेआम भारत के लिए चेतावनी नहीं तो और क्या थी? हो सकता है कि पाकिस्तान वाकई न्यूक्लियर हमले के बारे में सोच रहा हो। तब इस एग्रीमेंट के तहत हम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल या परीक्षण को लेकर कुछ पाबंदियां तय कर सकते हैं, ताकि दोनों देशों को एक दूसरे की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से कभी नुकसान ना हो। एक लंबी बातचीत और बहस के बाद इस नॉन पेपर एग्रीमेंट को तैयार किया गया और दिसंबर 1994 में लांबा इसे खुद लेकर पाकिस्तान गए। दरअसल भारत बाबरी मस्जिद के बाद किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन भारत की कोशिश ज्यादा रंग नहीं लाई। पाकिस्तान अभी भी कश्मीर मुद्दे पर अटका हुआ था और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कश्मीर में प्लेबिसाइट की मांग कर दी। बेनजीर भुट्टो ने इस एग्रीमेंट को देखने या भारतीय ऑफिसर से बात करने से भी इनकार कर दिया। इससे भारत के राजनेता भी नाराज हो गए। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इस दौरान एक बहुत बड़ा फैसला लिया। भारतीय संसद में कश्मीर को लेकर एक नया बिल लगाया गया, जिसकी घोषणा खुद पीवी नरसिम्हा राव ने दोनों सदनों में की। कश्मीर शुरुआत से ही भारत का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान और चीन दोनों देशों ने कश्मीर पर असंवैधानिक रूप से कब्जा करने की कोशिश की है। कश्मीर का 20% हिस्सा आज भी चीन के कब्जे में है। हम इस मुद्दे पर चीन से भी बात करेंगे, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए हम भारत के संविधान में एक नया बदलाव करना चाहते हैं, जिसके जरिए ये तय हो जाएगा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अभी भी भारत का ही हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। साथ ही पाकिस्तान के पास एक ऑफिशियल लेटर भेजा जाएगा, जिसमें उनसे पीओके को छोड़ने की जल्द से जल्द मांग की जाएगी। नरसिम्हा राव की बात से दोनों सदन के सभी लीडर सहमत थे। जल्द ही 22 फरवरी 1994 को जम्मू कश्मीर का ये नया रेजोल्यूशन भारत की दोनों सदन में पास हो गया। इस रेजोल्यूशन और भारत की ओर से पाकिस्तान भेजे गए ऑफिशियल मैसेज के जरिए नरसिम्हा राव ने बेनजीर भुट्टो को एक करारा जवाब दिया। अब आगे बारी थी जिनेवा टॉक की, जिसे लेकर भारत की ओर से कयास लगाए जा रहे थे कि बेनजीर भुट्टो एक बार फिर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को जम्मू कश्मीर के मामले में इन्वॉल्व कर सकती है। इस बार नरसिम्हा राव किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट लांबा को फिर दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय बुलाया। आप हमारी ओर से एक संदेश लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास जाइए। उनसे कहिए कि जिनेवा में हमें एक साथ मिलकर बेनजीर भुट्टो को जवाब देना होगा। अब पक्ष विपक्ष का नहीं, भारत का मामला है। मुझे पूरा यकीन है कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारा साथ देंगे। लांबा अटल बिहारी वाजपेयी के घर पहुंच गए, जहां वाजपेयी के साथ उनकी गोद ली हुई बेटी नमिता वाजपेयी भी मौजूद थी। लांबा ने नरसिम्हा राव का सारा संदेश अटल बिहारी वाजपेयी को सुनाया। कुछ देर सोचते हुए वाजपेयी जी ने जवाब दिया, मुझे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की बात कबूल है। मैं उनके साथ जिनेवा जाने को भी तैयार हूँ, लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि बैठक में अगर पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर कोई भी कमजोर मुद्दा उठाया तो हम ना उस मुद्दे पर विदेशी दबाव के साथ बातचीत करेंगे और ना ही ऐसे किसी पेपर पर हस्ताक्षर करेंगे। भारत की ओर से कमजोर कड़ी को मान्यता देने का मतलब भारत को एक बार फिर कश्मीर की तरफ से कमजोर करना है। और मुझे लगता है कि दुश्मन राष्ट्र के सामने इस तरह से कभी नहीं झुकना चाहिए, चाहे विदेशी बल हम पर कितना ही हावी क्यों ना हो। इसलिए फैसला नरसिम्हा राव जी और मुझे मिलकर लेना होगा। अगर ये बात कबूल है तो मैं जाने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में बेनजीर भुट्टो की सरकार की ओर से कौन से सवाल उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल सर, आपकी हर बात कबूल है। नरसिम्हा राव जी आपकी इस दृढ़ सोच का मान रखते हुए आपके साथ ही जिनेवा जाना चाहते हैं। मार्च 1994 में भारत से प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, सलमान खुर्शीद, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जम्मू कश्मीर की ओर से फारूक अब्दुल्ला सब एक साथ भारत से जिनेवा पहुंचे,
जिनेवा में ईरान, इराक, चीन जैसे देशों से बातचीत करने के बाद आखिरकार पाकिस्तान से भारत की बातचीत की बारी भी आ ही गई। बेनजीर भुट्टो के साथ भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उनके डिप्लोमेट्स की पूरी टोली मौजूद थी। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से भारत और विश्व के हर देश के सामने कश्मीर को लेकर कुछ बातें सामने रखी। साथ एक ऑफिशियल लेटर भी भारत के सामने रखा गया। हम पाकिस्तान के डिप्लोमेट होने के नाते प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तरफ से जिनेवा में बैठे हर एक रिस्पेक्टेड मेंबर्स को बताना चाहते हैं कि कश्मीर के आम नागरिक भारत से खुश नहीं हैं। वो प्लेबिसाइट की मांग कर रहे हैं और ये ह्यूमन राइट्स की अवहेलना है। कश्मीर अगर आजाद कश्मीर या पाकिस्तान से मिलने की मांग कर रहा है तो भारत कश्मीर पर दबाव नहीं बना सकता। ये कश्मीरियों के हक से उन्हें महरूम करना है। भारत की ओर से इस इल्जाम का जवाब सलमान खुर्शीद ने दिया। मैं सलमान खुर्शीद भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होने के नाते सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स को ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा देश ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है जहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों को ह्यूमन राइट्स का हक ही नहीं मिलता। सलमान खुर्शीद के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपनी बात सामने रखी। इस सभा में मौजूद सभी माननीय सभागणों को संबोधित करते हुए मैं पाकिस्तान से सवाल पूछना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान कश्मीर की धरती पर आतंकवाद को पनाह दे रहा है, वही पाकिस्तान आज कश्मीर की मांग कैसे कर सकता है? वही पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को लेकर ह्यूमन राइट्स का मुद्दा कैसे उठा सकता है? भारत ने कश्मीरियों को खास प्रावधान दे रखा है। कश्मीर के लिए खास कानून बनाए गए हैं। कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ हैं, जो आपको इस बात की गवाही दे सकते हैं। अगर कश्मीर के मामले में पाकिस्तान ने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया तो कश्मीर का कोई मुद्दा कभी सामने आएगा ही नहीं। कश्मीर भारत के साथ खुशी खुशी रहेगा और ये 1948 से तय है। काफी लंबी बहस के बाद सभी पिछले एग्रीमेंट और भारत और पाकिस्तान की हालत देखते हुए जिनेवा में भारत की जीत हुई और बेनजीर भुट्टो जो चाहती थी वो नहीं हो पाया। बेनजीर भुट्टो को अटल बिहारी वाजपेयी और सलमान खुर्शीद के तर्कों ने हरा दिया। जिनेवा में हुई इस इंटरनेशनल बैठक के बाद सलमान खुर्शीद और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के हीरो बन गए। जुलाई 1995 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने भारतीय डिप्लोमेट लांबा को अपने घर पर लंच के लिए बुलाया। बेनजीर ने खाना खत्म होते ही लांबा से कहा, मिस्टर लांबा, भारत की ओर से बार बार ऐसी खबरें आती हैं कि भारत में मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही है, चाहे वो कश्मीर हो, केरल हो या फिर उत्तर प्रदेश। मैडम प्राइम मिनिस्टर, अगर ऐसे देखा जाए तो पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है। ये सिर्फ छोटे मोटे किस्से हैं और कश्मीर का मसला तो कुछ अलग ही है। फिर भी हम इंश्योर करना चाहते हैं आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पाकिस्तान भेजिए। हम उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में मुसलमान की क्या स्थिति है। डॉक्टर कलाम? जी। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ और सिंध में मुहाजिर मुस्लिम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि बाबरी मस्जिद के बाद कराची में हिंदुओं के साथ जो हुआ वो तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। लांबा की बातों का बेनजीर भुट्टो ने कोई जवाब नहीं दिया। लांबा का अंदाजा था कि APJ अब्दुल कलाम को बुलाना एक तरह की साजिश थी, जिसके जरिए वो भारत में रहने वाले मुसलमानों की स्थिति को नहीं बल्कि भारतीय न्यूक्लियर वेपन्स की पोजीशन को समझना चाहती थी। उस दौर में बदलती राजनीति के साथ साथ कश्मीर में इंसर्जेंसी भी चलती रही और 1996 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव हुए और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 161 सीट पर जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस BJP से पीछे रह गई। अटल बिहारी वाजपेयी 16 जनवरी 1996 को भारत के प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी ने अपना प्रधानमंत्री का दफ्तर तो संभाल लिया, लेकिन BJP लोकसभा में अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाई। इसलिए 16 दिन में ही अटल बिहारी वाजपेयी को रिजाइन करना पड़ा। इन्हीं 16 दिनों के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष D चिदम्बरम से हुई।
उस वक्त वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट की परमिशन दे दी थी, पर 16 दिन बाद जब उनकी सरकार गिरी, न्यूक्लियर टेस्ट का मामला भी ठंडे बस्ते में बंद होकर रह गया। जहां भारत में एक बार फिर राजनीतिक शतरंज की बिसात बिछ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सामने एक बड़ा खतरा खड़ा हो गया था। खतरा अफगानिस्तान की ओर से आ रहा था और इस खबर का जायजा बीबीसी ब्रॉडकास्ट के जरिए भारत के 11वें प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ले रहे थे। अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तालिबान संगठन ने काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने पाकिस्तान से मिलिट्री सप्लाई की मांग भी की है, पर पाकिस्तान के इनकार करने पर काबुल के पाकिस्तानी दूतावास में हमला किया गया है। खबर मिली है कि पाकिस्तान सीधे तालिबान को सैनिक सहायता तो नहीं दे रहा, लेकिन दूसरे तरीके से तालिबान का समर्थन किया जा रहा है। वहीं अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी राजनीतिक वाद विवाद की खबर सामने आ रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो के बेटे मुर्तजा भुट्टो और उनकी बहन बेनजीर भुट्टो के बीच झगड़े की खबर पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। मुर्तजा भुट्टो ने गुस्से में आकर अपनी बहन बेनजीर भुट्टो के पति को जान से मारने की धमकी भी दी है। पाकिस्तान से आ रही इस खबर की ओर तत्कालिक प्रधानमंत्री ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके अनुसार ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का निजी मामला था। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। नवंबर 1996 में बेनजीर भुट्टो की सरकार गिर गई। उन पर करप्शन और इलीगल एक्टिविटी के कई सारे इल्जाम लगाए गए। 1997 में पाकिस्तान में एक बार फिर इलेक्शन हुए। फरवरी 1997 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बन गए। इधर भारत में भी राजनीतिक हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। 21 अप्रैल 1997 को प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे थे। इसके कुछ ही दिनों बाद इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। इंद्र कुमार गुजराल पहले एक भारतीय डिप्लोमेट रह चुके थे और विपक्ष का मानना था कि गुजराल पाकिस्तान को लेकर उतने सख्त नहीं हैं जितना एक भारतीय प्रधानमंत्री को होना चाहिए। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को लेकर जो शक पैदा हो रहे थे वो काफी हद तक सही साबित हुए। गुजराल ने प्रधानमंत्री बनते ही भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के सभी पाकिस्तानी ऑपरेशन को बंद करवा दिया। इंद्र कुमार गुजराल का मानना था कि ये पैसे और समय की बर्बादी है, वहाँ सब कुछ ठीक है। बाद में इंद्र कुमार गुजराल पर यह इल्जाम लगाया गया कि अगर रॉ के ऑपरेशन बंद नहीं होते तो कारगिल की युद्ध की बहुत सी खुफिया जानकारी भारत को पहले ही मिल जाती। नवाज शरीफ और गुजराल की कई बार मीटिंग हुई, जिसमें कश्मीर मुद्दे पर और भारत और पाकिस्तान के व्यापार के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। ऐसी ही एक बातचीत पाकिस्तान के कराची में चल रही थी। नवाज, हमें आईबी की तरफ से जानकारी मिली है कि आपकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, आपकी इंटेलिजेंस को गलत फहमी हुई है। नहीं नवाज, खबर 100% पक्की है। आपको इस पर लगाम कसना होगा। कश्मीर में जितने भी इंसर्जेंसी हो रही है, हमारी खुफिया एजेंसी का कहना है कि उन सभी में आईएसआई का हाथ है। बल्कि आईएसआई कश्मीरी अलगाववादियों को आर्म सप्लाई भी कर रही है। देखिए, बॉर्डर के आसपास दोनों देशों में क्या हो रहा है, इस पर दोनों देशों की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और कश्मीरी अलगाववादियों का ये गुट अपनी मर्जी से काम करते हैं, सरकार की मर्जी से नहीं। फिर भी मैं अपनी तरफ से इस मामले को हल करने की कोशिश करूंगा। इंद्र कुमार गुजराल को लेकर रॉ और आईबी ने कई बार इल्जाम लगाए कि वो पाकिस्तान को लेकर बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। इससे पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो रहे थे। 97 से 98 का दौर आया और मार्च में एक बार फिर भारत में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया और अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। शपथ लेने के कुछ ही दिनों बाद अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से हुई। भारत को आप जैसे प्रधानमंत्री की ही जरूरत है। मुझे हमेशा से उम्मीद थी कि आप इस कुर्सी पर बैठे और देश को वो दें जो देश की जरूरत है। धन्यवाद। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली और मुंबई में सामग्री तैयार है। आप बस काम की शुरुआत करें। अब आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल नरसिम्हा राव जी, अब तैयारी हो गई है तो दिल्ली और मुंबई से
थार रेगिस्तान दूर नहीं। इस मुलाकात के ठीक दूसरे दिन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय वैज्ञानिक राजगोपाला चिदम्बरम और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिल्ली बुलाया। मुझे पता है आप दोनों सारी तैयारी कर चुके हैं। हम सबको आप दोनों और हमारे रिसर्च सेंटर की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। अब हमारे कदम नहीं रुकने चाहिए। आप परमाणु परीक्षण की तैयारी कीजिए। जल्द से जल्द इस मुहिम को अंजाम दिया जाएगा। कोई भी समस्या आए तो आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। पर सर, 27 अप्रैल को मेरी बेटी की शादी है।